हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? अच्छे? ओके। मजा आया था लास्ट क्लास? ठीक है, मजा आया होगा। या ऐसा लग रहा था क्या सर ये वेक्टर वेक्टर क्या पढ़ रहे हैं? 11th में भी छुट्टी के दिन में मस्ती है, लॉकडाउन चल रहा, मस्त कोरोना आया हुआ है। ठीक है, पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो। तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें हमने पढ़ चुके हैं, जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये छोटी 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 बातें हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ओके। आज हम लोग थोड़ा सा अच्छा चीज पढ़ेंगे। कल भी अच्छा पढ़े थे, बट आज उससे भी थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे, जो हमें पूरा 11 12 याद दिलाते रहेगा कि हमें पढ़े हो, आज यूज करना है। बात समझ में आ रहा है? हर एक क्लास में जब जब वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ये टपक पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसको क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो हम कैसे उन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे। ठीक है, वो चीज। ठीक, और हम लोग आज ये भी सीखेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, 3 + 4 कितना होता है? 7। पढ़े हो? लेकिन वेक्टर में ये 5 भी हो सकता है, 3 + 4 5 भी हो सकता है। ठीक है, ये वेक्टर की खासियत होती है, ये वेक्टर की खासियत होती है। 3 + 4 5 नहीं बोल के हम 7 भी बोल सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली 7 होता है, लेकिन वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 5। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे ऐसे चीज हम लोग कारनामे करेंगे आज। ठीक है, आ रेडी? ओके, देखो। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर में हम लोग दो लॉ यूज करते हैं, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का के जैसा ही है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ना के बराबर आएगा, बट दोनों एक एक सीख लिए तो दोनों खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, चलो। तो हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये तो इसमें भी दो दो कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी। ठीक है, वो चीज देखो। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, अच्छा, इससे पहले एक चीज थोड़ा समझ लो। वेक्टर का एक दो चीज जो यूज होगा इसमें, उसको एक बोलते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, एक क्या बोलते हैं? थोड़ा सा लास्ट क्लास में हम लोग देख लेते हैं। एक होता है फ्री वेक्टर, ठीक है, और एक होता है फिक्स्ड वेक्टर। एक क्या होता है? फिक्स्ड वेक्टर। एक होता है फ्री वेक्टर और एक होता है फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, एक क्या होता है? फ्री वेक्टर और एक होता है फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, तो फ्री वेक्टर का मतलब कोई खास बात नहीं होता, मतलब फ्री वेक्टर को क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचो कि क्या ये एक वेक्टर है एक वेक्टर है। अच्छा, सोच के देखो, क्या एक सर्टेन डायरेक्शन को शो कर रहा है? क्या इसका मैग्नीट्यूड भी कुछ होगा? होगा। ठीक है, अब सोचो कि अगर हम एक दूसरा वेक्टर इसी के पैरेलल रख देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का, बात समझ में आ रहा है? सेम मैग्नीट्यूड का हमने एक वेक्टर रख दिया। ठीक, सेम मैग्नीट्यूड का हमने एक वेक्टर रख दिया, तो ये जो मैग्नीट्यूड देगा, ये भी वही मैग्नीट्यूड देगा, ये जो डायरेक्शन देगा, ये भी वही डायरेक्शन देगा। बात आ रही है समझ में? तो दोनों को यहां रखो या यहां रखो, वेक्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ में आ रहा? कोऑर्डिनेट अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो सेम दे रहा है। आई कि नहीं आई? आ रही बात समझ में? डायरेक्शन तो सेम दे रहा है, तो इस वेक्टर को हम यहां पर भी रख सकते हैं और इस वाले वेक्टर को यहां पर भी रख सकते हैं। ऐसे वेक्टर जिसका बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए एक जगह से दूसरे जगह पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर बोलते हैं। ठीक, ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस वेक्टर को फ्री बनाएं, किस वेक्टर को फिक्स्ड बनाएं। ठीक है, तो फिक्स्ड क्या होगा? ऐसे अंगद जी का पैर हिलने वाला नहीं है। ठीक है, अंगद जी का पैर है, एक बार जहां पे रख लिया बस वहीं पे रहेगा, ये हिलने वाला नहीं है। ऐसे वेक्टर को बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर।
ठीक है, अब मैंने बार बार कह रहा हूं ये हमारे ऊपर है, हम किसे फिक्स्ड माने और किसे फ्री माने। ठीक है, चलो आप देखते हैं, बस उतना ही कंसेप्ट था उसका। ठीक है, ये यूज होगा आगे देखेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या बता रहा था? एडिशन ऑफ वेक्टर। उसमें क्या बता रहा था? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें, हमारे पास एक वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसको वेक्टर पी मानते हैं। इसको वेक्टर क्या मानते हैं? पी। इसको वेक्टर क्या माने? पी। ठीक, और इसके हेड से एक और वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसके हेड से एक और वेक्टर होना चाहिए, मतलब पहले वाले वेक्टर के हेड में दूसरे वाले वेक्टर का टेल होना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल होना चाहिए। टेल होना चाहिए। ठीक है, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल होना चाहिए। ठीक है, टेल होना चाहिए। ओके, अच्छा, इस वेक्टर का नाम देते हैं क्यू। इस वेक्टर का नाम देते हैं क्यू। ठीक है, हाँ, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट ऑफ दिस मींस p प्लस q विल बी लाइक दिस। पहले वाले वेक्टर का टेल दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला दो, दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला दो, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और यही इक्वल्स टू होगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q। वेक्टर p प्लस वेक्टर q। बात समझ में आया? पहले क्या क्या मैंने बोला, देखो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें। पहले पास हमारे पास एक वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, जिसको p बोले। अब इस वेक्टर के हेड से, इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए, दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए, हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी r is equals to p plus q। द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी p plus q। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सिंपल इधर दिखा दिया। ठीक, अब बात आती है कि चलो भैया हमने रिजल्टेंट तो निकाल लिया, अब बताओ मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा? ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो वो मैग्नीट्यूड कितना होगा वो चीज देखते हैं। आओ, अब इसमें भी एक दो चीज याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है कि ये जो क्यू वेक्टर थोड़ा बड़ा बना दूं क्या? हाँ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये छोटा सा लग रहा है, ठीक, छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये और ये ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है p प्लस q। ये वेक्टर था p, ये वेक्टर था q। ठीक, अच्छा, इसमें जो याद रखने वाली बात है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो जैसे देखो ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, ये वाला p वेक्टर, इसे आगे बढ़ाते जाओ और q वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग थीटा मानेंगे। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बात समझ में आया? दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, ओके, ठीक है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, अच्छा, अब सोच के देखो कि ये तो क्यू है, ये कितना होगा? ठीक है, ये क्यू है, ये कितना होगा? ये क्यू है, ये कितना होगा? हम क्या करेंगे, इन दोनों, इसका नाम दे दो क्या, पॉइंट का, ए बी सी। ए बी सी दे दिए, क्या पॉइंट दे दिए, ए बी सी, और इसको डी दे देते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि ए बी वेक्टर जो है वो पी के बराबर है, ठीक है, और बीसी वेक्टर जो है, यानी बीसी जो है वो वेक्टर क्यू के बराबर है। ठीक, अच्छा, अब हमें सीडी निकालना है। क्या निकालना है? सी डी। क्या निकालना है? सी डी। ये कितना होगा? ठीक है,
या सिंपल सी डी, ए बी ऐसे लिख लो, ए बी या सिंपल सी डी निकालते हैं, ठीक है। सी डी क्या निकालते हैं, सी डी। सी डी कितना होगा, क्या निकालना, सी डी। अब सोचो सी डी निकालने हैं, ठीक है। तो सी डी निकालने के लिए सी डी कितना है, सी डी निकालने के लिए सोचो साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। या थोड़ा लिख दूं क्या, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल बी सी डी साइन थीटा कितना होगा बोलो, साइन थीटा कितना होगा इन ट्रायंगल बी सी डी, इधर ध्यान दो, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा P बाय H। तो P कितना है, सी डी, H कितना है, बी सी, H कितना है, बी सी, ठीक। H कितना है, बी सी, ठीक। आ रही है बात समझ में, हाँ। अब देखो, तो यहां से सी डी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी सी साइन थीटा, और बीसी की जगह पे क्या है, वेक्टर क्यू, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वेक्टर क्यू साइन थीटा। सी डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वेक्टर क्यू साइन थीटा, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू साइन थीटा, ठीक है। चल आ रही बात समझ में, सिंपल सा मैथमेटिक्स हमने यूज किया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P by H, sin theta is equals to P by H, so that is equals to CD by BC, और CD is equals to sin theta BC। सही कर रहा हूं ना, कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, हाँ। चल आगे देखो, सिमिलरली BD निकालना है, क्या निकालना है, BD, ठीक है। सो BD को cos थीटा ले लो, नाउ cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है B by H, तो B by H क्या हो गया, मतलब BD by BC, BD बाय BC, तो BD कितना हो गया, BD हो गया BC cos थीटा, BC के जगह पे वेक्टर क्यूब लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड के तौर पे, और ये cos थीटा, ये क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। अब देखो क्या हमको CD मिल गया, BD मिल गया, और AB तो हमें पता है। अच्छा अब देखो बहुत ध्यान से देखो कि अगर हम AD लिखना चाहें, AD एडी लिखना चाहे, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो P, ठीक है, P, या एडी को ऐसे लिख लो, देखो AD, AD को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD, AB प्लस BD, AB को क्या लिख सकते हैं, देखो AB को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस यहां पे क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Q cos थीटा, Q cos थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बात आ रही है समझ में, हाँ कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा अब हमें निकालना है R का मैग्नीट्यूड, R तो ये है, ठीक है। अच्छा अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ACD क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ACD क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा लिखें AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ऐसा लिखना कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चल अब देखो AD को क्या लिखेंगे बोलो, AD को लिखेंगे इतना P, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ P को हम डायरेक्ट P लिखते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ Q को डायरेक्ट Q लिखते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P को P लिखते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q को Q लिखते हैं, ठीक है, आसानी के लिए, ठीक है। चल तो क्या यहां पे लिख सकते हैं AD स्क्वायर, AD के जगह पे है P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा, क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। CD देखो, CD को क्या लिख सकते हैं, Q साइन थीटा, Q साइन थीटा, क्या इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, क्या इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ठीक है, लिखो एक बार, अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ो,
तो क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा होगा। सॉरी 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 सॉरी, क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है क्यूब कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है 2ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p क्यूब कॉस थीटा, 2 क्यूब p क्यूब कॉस थीटा, और ये वाला चीज यहां पे लिख दो प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में? हाँ ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ चल अब देखो, इधर लिखता हूं, देखो अब यहां पे ध्यान दो, बहुत मजेदार बात है। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं, पहले लिख लो रिजल्टेंट एसी स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या इसमें क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, क्यू स्क्वायर देखो इसमें और इसमें क्यू स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, बचा हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा, 2p क्यूब कॉस थीटा बचेगा इतना। हाँ अच्छा, तो AC स्क्वायर जो हो गया वो p स्क्वायर प्लस, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है वैल्यू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा। अच्छा AC को हम P लिख सकते हैं क्या R, AC को क्या लिख सकते हैं R, तो R का स्क्वायर को डायरेक्ट R लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ R को डायरेक्ट क्या लिख देते हैं R, या ऐसे लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R, ठीक है। अच्छा स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या ये रूट हो जाएगा, क्या इधर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा, ये आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आया बात समझ में? इसमें क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर ले लो दो p q, एंगल ले लो और एक परपेंडिकुलर डालो, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म आया इसको q के टर्म में लिख देना है, कैसे cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला यूज करना है वैसे लिख जाएगा, ठीक। और फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है AC डी ट्रायंगल में, AC डी ट्रायंगल में, और बाकी सॉल्व करके हमको ये आ जाएगा, मींस ये क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब cos थीटा, ठीक है। अब ये वाला चीज मरते दम तक नहीं भूलना है, जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी ये तुम्हें याद होना चाहिए, जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी ये तुम्हें याद होना चाहिए, बात समझ में आया? ये भूल गए तो बहुत दिक्कत है, ठीक है, ये याद होना चाहिए, कब तक याद होना चाहिए मरते दम तक, अंतिम सांस तक याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके अब देखो, अब देखो क्या है कि क्या है कि हमने तो रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक। अच्छा अब ये देखो रिजल्टेंट ये वेक्टर इस वाले मतलब वेक्टर p के साथ कुछ एंगल बना रहा है ना, मान लेते हैं उसको अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा, कौन अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर p वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट वेक्टर p वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है जिसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अल्फा। अब इस अल्फा की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है, इस अल्फा की भी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब यहां पे देखो हमने इस p वेक्टर लिया है और इसको हमने हमेशा फिक्स्ड मानना है, ठीक है, हमेशा क्या मानना है फिक्स्ड, सो द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये क्या आया था ये लिख लो यहां पे मैग्नीट्यूड, दिस इज द expression of magnitude
मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो। ठीक, अभी हमें क्या करना, द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम वेक्टर P, फ्रॉम वेक्टर P, यहां से ये निकालना। ठीक है, और वो कितना होगा, अल्फा। तो अल्फा जब भी निकालना होता है ना, जब हमें एंगल की जरूरत होती है, एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो हम क्या लेते हैं, टेन थीटा। क्या लेते हैं, टेन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, अल्फा, मतलब ये थीटा नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमने एक नॉर्मल टर्म बताया कि जब भी हमें एंगल फाइंड आउट करना है, क्या लिखना है, थीटा, तो हमें टेन थीटा फाइंड आउट करना है। तो टेन, अभी हमें थीटा की जगह पे क्या है, अल्फा। तो सोचो टेन थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, P बाय बी। तो P बाय कितना है, सी डी बाय ए डी है। अच्छा, सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं क्यूब कॉस थीटा, और एडी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी, यानी वेक्टर P प्लस क्यूब कॉस, क्यूब, सॉरी ये साइन होगा ना, सॉरी ये साइन होगा, साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, क्यूब कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्यूब साइन थीटा बाय P प्लस क्यूब कॉस थीटा। ये दोनों चीज, ठीक है, ये वाला और ये वाला, कब तक नहीं भूलना है, बोलो, कब तक नहीं भूलना है, मरते दम तक। कब तक नहीं भूलना है, मरते दम तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, इस वेक्टर को याद रखना है। बात समझ में आ रहा है, हाँ, ये वेक्टर को याद रखना है। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, फटाफट से देख लो, और इसको अच्छे से फेयर नोटबुक में उतारो। आई बात समझ में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा चलो अब क्या करेंगे। ठीक है, तुम्हारे मन में ये सवाल आ सकता है कि सर इसमें तो दो ही वेक्टर लिए हैं। ठीक है, इसमें दो ही वेक्टर लिए हैं, अगर तीन वेक्टर हो जाए तो कैसे ऐड करेंगे, अगर तीन वेक्टर हो जाए तो कैसे ऐड करेंगे, तो आओ देखते हैं। ठीक है, इसी के आगे थोड़ा जाते हैं और देखते हैं कि अय्या तीन वेक्टर हो जाए तो कैसे ऐड करेंगे, तीन वेक्टर हो जाए तो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तुम्हारी दिल की तमन्ना पूरी करता हूं, तीन वेक्टर को ऐड करके। एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, और एक वेक्टर ऐसा है। ठीक है, हमें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही पता है, दो वेक्टर को ही जोड़ता है। ठीक, तो हमें बस उसी को फॉलो करना है सिस्टमैटिक तरीके से, उसी को फॉलो करना है सिस्टमैटिक तरीके से। मतलब इन दोनों वेक्टर ए बी मान लेते हैं, कुछ भी पी क्यू की जगह ए बी मान लें। ठीक है, ए बी और ये वेक्टर सी। तो सबसे पहले इसको जोड़ दो। ठीक है, कुछ भी आया, मान लेते हैं ये R1। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अब सोच के देखो कि ये जो हमारा R1 है और ये, अब ये तो हट जाएगा, इसके रिस्पेक्ट, इसके जगह, इन दोनों वेक्टर के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तब ये और ये जो R1 आया और ये वेक्टर सी, अब इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा फाइनल आ जाएगा R1 प्लस वेक्टर सी, R1 प्लस वेक्टर सी। आई बात समझ में। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर डी। ठीक है, तुमसे पूछा गया रिजल्टेंट वेक्टर ये क्या होगा, आर क्या होगा। कैसे करोगे, इन दोनों वेक्टर को पहले जोड़ना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। अब इसको हटा दो, इसके जगह रिजल्टेंट का मतलब ही होता है कि इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे ये रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब इसको और इसको जोड़ो तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, तो इस इन दोनों को हटा के अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, वेक्टर डी। बात आता है, बात समझ में आ रही? तो ऐसे इस चीज को बोला जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, पॉली, POLYGON, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको बोला जाता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसे बाकी मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, ये अब इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, हम सारे वेक्टर को इसी तरीके से जोड़ेंगे, सारे वेक्टर को इसी तरीके से जोड़ेंगे। बात आ रही समझ में? हाँ, चलो। अच्छा, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। अरे वेक्टर्स तो मिटा दे। ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, PARALLE, पैरेललो का स्पेलिंग क्या होता है, PARALLEL हो ना, GRA, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके ओके, देखो इसमें होता क्या है, इसको बात को समझना है। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे, ठीक है, इसको वेक्टर P मानते हैं, इसको वेक्टर Q मानते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जोड़ने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या था कि Q वेक्टर यानी सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे होना चाहिए था, सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे होना चाहिए था। पर क्या उसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। तब हम लोग किसका साथ लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाओ, ठीक है, ऐसे और ऐसे, सोच के देखो क्या इसके जगह पे एक ऐसा वेक्टर हम रख सकते हैं क्या, ऐसे मान लो ऐसे रख सकते हैं क्या, जो ये क्यू वेक्टर हो। ठीक है, मतलब इस वेक्टर को यहां पे उठा के रखिए। देखो क्यों रख सकते हैं, हमने फ्री और फिक्स्ड वाले पे कंडीशन बताया था। सो जो ये जो डायरेक्शन बता रहा है ये भी तो वही डायरेक्शन बता रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका भी मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, हाँ या ना, तो सेम चीज बता रहा था, हम बहुत आसानी से इसको रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करेंगे, अब यहां से निकाल लो ये, ठीक, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा जो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पैरेललोग्राम लॉ में ये जो डायगोनल है वो क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो क्या देता है, रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? सो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vectors are the adjacent side of a parallelogram as shown in the figure P and Q, then according to the parallelogram law of vector addition, the diagonal will give the resultant of the vector addition, resultant of the vectors। ठीक है, ये समेशन ऑफ द वेक्टर्स कैसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैग्नीट्यूड के लिए तो वही फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला है बोलो, याद है ना, भूल गए कि याद है, याद रहना है, कब तक याद रखना है, मरते दम तक, जब तक तुम्हारी सांस चलेगी। चलो, अच्छा ये पढ़ लिया, ठीक है, चलो अब एक चीज थोड़ा सा चीज पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। चलो अब क्या पढ़ेंगे, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, ऑफ वेक्टर्स।
VECTORS। हाँ, क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसके लिए एक चीज तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। बताए थे क्या? नहीं बताए थे तो ध्यान से देखो कि अगर एक ये वेक्टर है ए, ठीक है, अगर एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो बी जो है एक वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, एक वेक्टर बी है, ठीक है, एक वेक्टर बी है और ए और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, then a and b are called negative of a vectors. It means b is negative of a vector a and a is negative of a vector b. मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? डायरेक्शन अपोजिट होना। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन अपोजिट होना। आज समझ में आ रहा है? नेगेटिव का मतलब हो गया डायरेक्शन अपोजिट होना। ठीक, हाँ, इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। नेगेटिव जब भी करना है तो डायरेक्शन क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो सब्ट्रैक्शन में बस वैसे ही होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे है, ठीक, और एक वेक्टर ऐसे। इस वेक्टर को ए बोलते हैं, ठीक है, या पी बोल देते हैं इसको, पी। इसको क्या बोलेंगे? पी। और इसको क्या बोलेंगे? क्यू। दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिए? थीटा। तुमसे बोला गया कि फाइंड P माइनस क्यू। व्हाट इज द वेक्टर P माइनस क्यू? कितना होगा? इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक, ओके, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो हमें सब्ट्रैक्शन, अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, देखो P प्लस माइनस क्यू लिखा जा सकता है, हाँ या ना? तो हम ये जानते हैं कि अगर इसको हम नेगेटिव क्यू वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बना दें तो नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ, उसका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो क्यू का डायरेक्शन हम इसको इधर कर देते हैं, रिवर्स, जस्ट अपोजिट। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा? माइनस क्यू। बात समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया तुम्हारा? माइनस क्यू। ठीक है, अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखो, क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें हमको हेल्प करेगा? करेगा। यहां पे एक पैरेललोग्राम बनाओ। क्या बनाओ? पैरेललोग्राम बनाओ ऐसे, ठीक है, ये। तो इसका जो डायगोनल है वही क्या P माइनस क्यू देगा? वही क्या P माइनस क्यू देगा? देगा। वो क्या देगा? P माइनस क्यू देगा। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं अच्छे से इसको ड्रॉ करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूं। देखो हमारे पास एक वेक्टर P था ऐसे, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे Q था, ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था। अब हमने माइनस क्यू वेक्टर ऐसे लिखा, माइनस क्यू वेक्टर ऐसे लिखा, ठीक है, और इस अब एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट, जब दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही हो तो कौन सा लॉ यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके लिए हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, बन गया, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका जो डायगोनल होगा वही क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा? P, P, और यही Q होगा ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस Q। तो ये P माइनस Q, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, अच्छा, P और माइनस Q के बीच में, यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा आया वो कितना आया? P माइनस Q। रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कितना आया? P माइनस Q। अच्छा, अब बताओ P और Q के बीच में एंगल कितना है? P और Q के बीच में एंगल कितना है? बोलो, P और Q के बीच में ये जो एंगल है
वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बोले क्यों? क्योंकि ये तो वन यहां से ये अगर टोटल एंगल देख लें Q और माइनस Q के इसमें जो ये 180 होगा, 180 से थीटा माइनस कर दो तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे कि अगर तुमसे ये बोल दिया कि चलो भाई इसका रिजल्टेंट लिख के दिखाओ, ठीक है, क्या लिख के दिखाओ? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे लिखोगे? लिख दो ना, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यहां पे लिख लेना, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आर कितना होगा मैग्नीट्यूड में? वो हो जाएगा पी स्क्वायर, वही जो हमने फॉर्मूला निकाला था, पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू हमारी क्या है? ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? 180 माइनस थीटा। तो याद करो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। याद है ना? यूज हो रहा है ना? हाँ, कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा। तो इसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या लिख लेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, यहां पे माइनस होगा तो ये माइनस बाहर आ गया, 2p क्यूब कॉस थीटा। ये हो गया। ये कब होगा? जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा, जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा, जब वेक्टर को हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिचुएशन आएगा, और जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहां पे प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस। बात समझ में आ रहा है? हाँ, चल, और कोई दिक्कत नहीं। चल, अब देखो एक छोटा छोटा थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर बहुत सारे, ठीक है। अब ये चीज देखो, ये चीज क्या हो गया? जैसे अगर सोच के देखो, हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको मान लेते हैं 4, और एक दूसरा वेक्टर है 3, ठीक है। ऐसे इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लो, या पी मान लो, इसको क्या मान लो? पी, और इसको क्या मान लो? क्यू। तुमको दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ पी 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू दिया है कितना? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कितना दिया है? 3। और ये वाला एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना? 30 नहीं, चलो 60 मानते हैं। ये कितना मान लिए? 60। तो तुमसे पूछा गया कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तुमसे क्या पूछा गया? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ठीक है भैया, रिजल्टेंट वेक्टर हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये क्या हो गया तुम्हारा? रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 4 का स्क्वायर 16, क्यू का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। याद आ रहा है? सबसे पहला क्लास, ये याद होना चाहिए मरते दम तक। ये 2 ने ये 2 को कैंसिल किया, क्या हो गया बोलो? 16 प्लस 9 25 प्लस 12, यानी कितना हो जाएगा? 37। ये कितना हो जाएगा? 37। ठीक है। अब इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगे वेक्टर के, तो क्या ऐसे सवाल हम छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड सवाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, या आज एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा, बाकी तुम लोग को नेक्स्ट क्लास बताएंगे जो भी चीज होगा। ठीक है, हाँ, इसमें देखो, जैसे मान लो सवाल ऐसा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है। कैसा ट्रैक है? सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, यहां पे एक वेक्टर ऐसे है ए, यानी यहां पे जो क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है और इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, इस जगह पे वेलोसिटी है v। हाँ, तो हमारा सवाल कैसा है?
हमने क्या बताया कि एक सर्कुलर ट्रैक है, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है v, इस जगह पे वेलोसिटी कितनी है va, इस जगह पे vb, इस जगह पे vc, इस जगह पे vd, और इसका मैग्नीट्यूड जो है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, वो हर एक जगह पे सेम है। वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड हर जगह पे कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड सेम है, यानी स्पीड सेम है। बात समझ में आ रहा है, स्पीड सेम है, वेलोसिटी अलग अलग होगा क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पता है ना तुम लोगों को? हाँ, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो कि तुमसे सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन v a c। पहला सवाल ये पूछा गया कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा a और c के बीच में। अच्छा ठीक, कैसे बनाओगे? देखो, इसमें रिजल्टेंट नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, चेंज के लिए क्या लिखेंगे हम? चेंज के लिए वेलोसिटी a माइनस वेलोसिटी c, वेलोसिटी एट a माइनस वेलोसिटी एट c। अच्छा, a का डायरेक्शन इधर है ना, va इधर है, vc तुम्हारा इधर है, vc तुम्हारा इधर है। इसका मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या vc va का नेगेटिव वेक्टर है vc क्या है? va का नेगेटिव वेक्टर है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि vc इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर a। हाँ या ना? लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां पे अगर चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे AC, वो कितना लिखेंगे बोलो? VA माइनस VC को क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ VA। हाँ या ना? अच्छा, लिख सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि VC VA का नेगेटिव वेक्टर है। हाँ या ना? होगा? चलो, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा बोलो? VA माइनस माइनस प्लस VA, यानी 2VA, यानी कितना हो जाएगा? 2 इंटू VA की मैग्नीट्यूड कितनी है? 20, यानी कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया? चल, अगर तुमसे ये पूछा गया, अगर तुमसे ये पूछा गया कि बताओ VA माइनस VC कितना होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी ए बी के बीच में पूछा गया। ठीक है, ए बी के बीच में हमसे पूछा गया कि क्या होगा। तो देखो, A इस डायरेक्शन में है और B इस डायरेक्शन में है, यानी अगर ये सिंबल क्या है? क्वार्टर पे। बात समझ में आ रहा है? ये क्वार्टर पे, यानी इसका और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90। यानी अगर बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो वेक्टर A VA और VB दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो इस VB को हम यहां पे लगा सकते हैं ऐसे, VB, ये कितना हो जाएगा? VA, ये कितना हो जाएगा? VA। अच्छा, अब देखो ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी R रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, VA प्लस VB, इसको VA प्लस VB लिख सकते हैं। ठीक है, इसको VA प्लस VB लिख सकते हैं। हाँ या ना? ठीक, लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन हमें क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। हमें क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ना, ये तो रिजल्टेंट लिख सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है हमें। ठीक है, हमें जो निकालना है वो निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी VAB, इसको ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VA। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी VB है, VB है, तो ये क्या माइनस को ऊपर ले जाएंगे, यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसे। ठीक है, हमारा क्या बनेगा? ग्राफ ऐसा बनेगा। ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये VA है, ये VB है, बाकी यूज कर लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखना चाहे VAB का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा? VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर प्लस 2VA VB
cos 90 का रूट। ठीक है, VB कितना हो जाएगा बोलो, ये 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 0, यानी कितना हो जाएगा 20 20 √220, टू √20। ठीक है, आ गया बात समझ में। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले ये छोटे छोटे बेसिक चीज तुमको समझना है कि कैसे क्या करेंगे। इसमें देखो, अगर हमको VA और VB का रिजल्टेंट निकालना होता तो हम पहले वाले फॉर्मूले से निकाल सकते थे। इसमें करना क्या है कि चेंज निकालना है। चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, कैसे भी कर लो। ठीक है, आएगा वही। तो चेंज हो गया, तो हम क्या करते हैं, VB माइनस VA कर लिए। VB माइनस VA, तो ये VA है, ये VB है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस VB हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, ये VA माइनस VB। ठीक, तो इसको यहाँ पे अगर ऐसे सिचुएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक, अगर हमें ऐसा VB माइनस VA करना होता, अगर A को माइनस करना होता, तो A को माइनस करना होता तो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस VA, और VB तुम्हारा क्या हो जाता है, ये VB। ठीक, तो कैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं। ठीक, चलो, तो हो सकता है मैं तुम लोगों को असाइनमेंट भेजूं, देख लेना, अगर ऐसे सवाल आए तो बनाने का कोशिश करना। ठीक है, ओके, बाय।